गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की। तो ये पहले हम इनको परिभाषित करते हैं। तो पहली बात करते हैं आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इसको विलगित गैसीय परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदलता है तो इस विक्रम में हुई एंथैल्पी परिवर्तन को इस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यानी जब एक आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल है, यानी वो अलग है, मन अणु के रूप में नहीं है, सिंगल परमाणु है, वो गैस अवस्था में है, और ऐसे में वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन में बदलता है। तो इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होता है, जो भी एंथैल्पी बदलती है, वो उस तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है। इसको हम डेल्टा EgH से शो करते हैं। H एंथैल्पी के लिए आता है निशान, और डेल्टा होता है चेंज के लिए, और Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। कब होती? आप एक आइसोलेटेड गैस परमाणु लेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो इस विक्रम में जो भी चेंज होगा, जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगी, वो आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाएगी। ये दोनों प्रकार की हो सकती है। ये तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है कि ऊर्जा निकल भी सकती है और ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है। यानी ये ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। ये तत्व की खुद की स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे कोई तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि ये हैलोजन तत्व हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो जैसे इनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये कैसी होती है? प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब ऊष्माक्षेपी यानी ऊर्जा मुक्त होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कैसी मानी जाती? ऋणात्मक। और हैलोजन में इसका मान सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। उत्कृष्ट गैसों के लिए मान सबसे अधिक धनात्मक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना अत्यधिक कठिन होता है, इसलिए ये इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान अधिक धनात्मक होता है। आइए अब हम बात करते हैं इनकी पेरियोडिसिटी यानी आवर्तता की। आवर्त में कैसे चेंज होता है ये? तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कैसा होता है? ऋणात्मक मान बढ़ता है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर इसका मान कैसा हो जाता है? ऋणात्मक बढ़ता जाता है। यानी इसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो घटती है, लेकिन ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है। कारण क्या है इसका? आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है वो लगातार छोटा होता जाता है। कक्षकों की संख्या समान रहती है। नाभिक में धनावेश बढ़ता जाता है। नाभिक में धनावेश बढ़ता जाता है और साइज छोटी होती जाती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है तो इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं। दो कारण हो गए ना, एक तो इसकी साइज कम होती जा रही है, दूसरे इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। और जब धन आवेश बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से ग्रहण करेगा और इस क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा, इसलिए इसका मान अधिक ऋणात्मक होता है। अब हम बात करें वर्ग में। किसी वर्ग या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है। कम ऋणात्मक, वैसे एब्सोल्यूटली कहें तो वो बढ़ता है, बाकी ऋणात्मक अधिकांश का ऋणात्मक होता है, इसलिए कम ऋणात्मक होता है। कारण क्या है? इसमें ऊपर से नीचे जैसे आते हैं हम किसी वर्ग में, तो कोष की संख्या बढ़ती जाती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, नाभिक की और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो आकर्षण कम होगा,
साथ साथ में परीक्षण प्रभाव भी बढ़ जाएगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगी। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो साइज बढ़ गई और दूसरा इसका अंदर के इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव बढ़ गया। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना कठिन हो जाता है। इसके कारण जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे वो कम हो जाती है, उसका मान घट जाता है। इसमें कुछ एक दो अपवाद हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इनका जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो स्वभाव है इसमें थोड़ा सा भिन्नता है, ये क्रम को पालन नहीं करते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके मान अपने वर्ग में नीचे आने वाले तत्वों से कम होते हैं, यानी कम ऋणात्मक होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में प्रवेश करता है, क्योंकि इसका विन्यास क्या होता है 2s 2p5 और इसका होता है 2s2 2p4। तो इसमें जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाते हैं? 2p में प्रवेश करते हैं। और 2p में क्या होगा? इनको युग्मित होना है आके, तो इनका जो प्रतिकर्षण है इलेक्ट्रॉन का 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन इसको पूरी ओर घेरे हुए हैं। 2s तो नाभिक को पूरा घेरे रहता है और 2p भी चूँकि नाभिक के नज़दीक होता जरूर ही डंबल के आकार के हैं, लेकिन नाभिक के अधिक पास होने से इनका परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी 2s और 2p का परीक्षण प्रभाव अन्य ऑर्बिटल 3p या 3d इनकी तुलना में ये प्रभाव अधिक होता है, परीक्षण प्रभाव, क्योंकि 2p और 2s ये नाभिक के अधिक पास होते हैं, इसलिए इनको ये अधिक परिरक्षित करते हैं। इनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनके लिए स्पेस में जगह कम होती है, माने ये जगह लगभग पूरी जगह घेरे रहते हैं नाभिक के चारों ओर की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। बाकी अन्य तत्वों की बात करें, जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फ़र की बात करें या फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्लोरीन की बात करें, तो इसमें जाएगा, किस में जाएगा? 3p में जाएगा। तो 2p की तुलना में 3p के लिए स्पेस में जगह ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना ऑक्सीजन के 2p के बाद प्रवेश करने की तुलना में ज़्यादा आसान है। इसी तरह से फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि यहाँ भी ये 3p में जाते हैं। तो इनका जो परीक्षण प्रभाव है 3s और 3p का, ये 2s और 2p की तुलना में कम रहता है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मान है वो इनकी तुलना में अधिक ऋणात्मक पाएगा। यानी फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज़्यादा पाई गई और ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज़्यादा ऋणात्मक पाएगी। यहाँ पे देखिए इनके जो मान है, प्रायोगिक मान ये दिए हैं इसमें। क्लोरीन के लिए ये मान है -349, यानी ऋण 349 किलोजूल प्रति मोल, और फ्लोरीन के लिए है ऋण 328 किलोजूल प्रति मोल। नियोन के लिए वैल्यू है +116, कैप्टॉन के लिए +96, क्योंकि इसमें अपन को ऊर्जा देना पड़ती है और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ये हो गई बात इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की, या इलेक्ट्रॉन बंधुता की बाद में बात करेंगे, पहले अपन करेंगे बात विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ये हमने जो पहले बात की है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की, ये होती है किसी आइसोलेटेड गैसीय परमाणु के लिए, यानी हमें इसमें विलगित गैसीय परमाणु का गुण है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता किसी यौगिक में जुड़े सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु का गुण होता है। आपको इतना ध्यान रखना है इसमें। विद्युत ऋणात्मकता
किसी रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं का गुण होता है। जब परमाणु की रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो योग्यता है, उसका गुणात्मक माप है, उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी किसी परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। वैसे ये मापनीय गुण नहीं है, फिर भी इनको कुछ स्केल यानी कुछ पैमाने बना करके इनको मापा गया है। इनमें सबसे अधिक मान्य जो पैमाना है वो है पाउलिंग पैमाना, यानी पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल पे सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता मापी गई है 4। ये फ्लोरीन के लिए है, यानी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। यानी फ्लोरीन में साझी के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ऐसे मान लो जी HF बना हुआ है, तो इसमें जो साझा होगा वो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोरीन के अधिक पास में आ जाएगा, ये इसको आकर्षित करेगा। हाइड्रोजन की तुलना में ये फ्लोरीन के पास अधिक आएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड की थ्योरी पढ़ी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उस समय भी यही होता है, यानी जब दो एक कम विद्युत ऋणी तत्व होता है, दूसरा अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणी युग्म की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ये इसका प्रभाव है विद्युत ऋणात्मकता का। जब दो परमाणु हैं और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, तो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है। तो इसमें ये जो प्रबलता है सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्लोरीन के पास, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन को की विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो पाउलिंग स्केल पर कितनी पाई गई? पाउलिंग स्केल पर इसको दिया गया स्केल 4.0। क्लोरीन को क्या दिया गया है? 3.5। इस तरह से ये ऑक्सीजन को दिया है 3.5, क्लोरीन को 3 और नाइट्रोजन को 3.0। और ये इधर देखिए, इनको पाउलिंग स्केल पर देखिए, आपकी पुस्तक में दिए हैं, तो वैल्यूज को देख लीजिए आप। वैसे विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म, जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको आकर्षण करने की प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति क्या पर निर्भर करेगी? ये साझा करने वाले दोनों परमाणुओं पर निर्भर करेगी, केवल एक पर निर्भर नहीं करेगी। जैसा कि रस्साकसी का खेल होता ना, तो सामने वाली टीम, दोनों टीमें हैं, आमने सामने वाली दोनों टीमों पर निर्भर करेगा अगर रस्सी किस तरफ जाएगी। मान लीजिए दोनों कमज़ोर हैं, या दोनों में से एक बहुत ज़्यादा प्रबल है, एक बहुत कमज़ोर है, तो इस पर निर्भर करेगा कि खेल किस तरफ जाएगा, कौन जीतेगा। तो ये केवल एक परमाणु का गुण ना होकर के साझी करने वाले दोनों परमाणुओं पर निर्भर करता है। वैसे देखें तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधात्विक गुणों से होता है। इसके कारण ही ये अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो सब अधातुएं होती हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो धातुएं होती हैं। यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसका धात्विक गुण उतना ही कम होगा। ये देखिए पाउलिंग स्केल पे यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता दी गई हैं, इनकी वैल्यूज कुछ यहाँ पे दी हैं। देखिए लिथियम को 1.0, बेरिलियम को 1.5, बोरॉन को 2, कार्बन को 2.5, नाइट्रोजन को 3, ऑक्सीजन को 3.5, फ्लोरीन को 4। तो हम ये देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है, और ये फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान मैक्सिमम है। अब ऊपर से नीचे आने पर देखें तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता है सभी वर्गों में। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। कारण वही है कि जैसे ही अपन बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु की साइज छोटी होती जाती है। उसके कारण प्रोटॉन और बाह्यतमकक्षीय इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। जब साइज कम होती है तो आकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जब साइज बढ़ती है तो आकर्षण कम हो जाता है। वर्ग में यही है कि इनके पास केवल 2 कक्षक हैं, इसके पास 3 कक्षक हैं। तीसरी कक्षक में आएगा तो आकर्षण कम रहेगा, इसमें चौथी कक्षक में आएगा तो आकर्षण और कम हो जाएगा। ये इसी तरह से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो इस तरह से ये अपने 2 भौतिक गुण हैं, इनकी तुलना होगी। अब अगले भाग में हम बात करेंगे रासायनिक गुणों में आवर्तता की। आशा है आप लोगों उसको ठीक से समझ चुके होंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।